रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, आपके सामने है। पूरी दुनिया ने विटनेस किया है कि अमेरिका और ईरान के माबैन बर्जनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में जो तकनीकी मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ हुआ है। मुज़ाकरात का पहला दिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बर्जनस्टॉक मुज़ाकरात का जो मेला था वो कैसे लूट लिया, और मुज़ाकरात के इस मरहले में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कैसे छाई रही, इस बड़ी ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो एक तवील अरसे के बाद खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जो तहलका खेज़ एंट्री हुई है, इस एंट्री की खबर से व्लॉग का आगाज़ करेंगे और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि 3 ताकतवर जजेस को कौन सा खुफिया टास्क तस्वीज़ किया गया है। और उसके बाद हमारी बड़ी खबर बर्जनस्टॉक मुज़ाकरात, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने ये मेला कैसे लूटा है, फिर इसकी तफसीलात से आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। तो पहली खबर नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब की जो दबंग एंट्री हुई है, आपके सामने है कि एक तवील अरसे से, जब से अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा लिया गया, उन्हें वज़ारत आला से हटा के सोहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला बनाया गया, वो सूबाई असम्बली के इजलास में नहीं आ रहे थे। ना सूबाई असम्बली के इजलास में आ रहे थे, ना पार्टी के इजलास में वो शरीक होते थे। इस दौरान जो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नाराज़ अरकान का जो ग्रुप जो धड़ा सामने आया, इस डेवलपमेंट को भी लेके तहरीक इंसाफ सोहेल अफरीदी साहब का जो ग्रुप है, जिसमें शफी जान साहब हैं और सोहेल अफरीदी से जुड़े जो करीबी लोग हैं, उनके माबैन और अली अमीन गंडापुर के माबैन जो है वो सख्त जुमलों का, बयानात का तबादला देखने को मिलता रहा। लेकिन अब चूँकि सोहेल अफरीदी की जानिब से सूबाई बजट पेश कर दिया गया है और उस पेश किए गए बजट पर जो असम्बली के अरकान हैं वो डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी तरफ से बजट पर बहस का आगाज़ किया जा चुका है। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बजट पेश किया गया है उस पर अपनी डिबेट की है और बहुत सारे सवालात उनकी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के मालियाती साल 2026-27 के बजट के ऊपर सवालात उठाए गए हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि जो अवाम के मसाइल हैं, अगर अवाम के मसाइल हल नहीं होते तो ये हमारी नाअहली है, यानी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और हमारी हुकूमत की नाअहली है। गंडापुर का यह भी कहना था कि अवामी मसाइल अगर हल ना हो तो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत और अरकान पार्लिमान हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जो तरक्याती मंसूबे नए शुरू किए जा रहे हैं उनको उन्होंने टारगेट किया और ये कहा कि पहले से जो शुरू किए गए डेवलपमेंट स्कीम हैं, डेवलपमेंट मंसूबे हैं, पहले उन पर काम मुकम्मल होना चाहिए। जब आप नए मंसूबे लॉन्च कर देंगे तो पुराने मंसूबों पर जो काम है रुक जाएगा, क्योंकि उनकी फंडिंग जो है, उनकी फंडिंग रुक जाएगी। और फिर गंडापुर ने यह भी कहा कि हकीकी तब्दीली तब आएगी जब इस फरसूदा निज़ाम का ख़ात्मा होगा, इस फरसूदा निज़ाम को बदलना होगा ताकि हकीकी तब्दीली आए। अब 13 साल 14 साल से तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो आज अगर ये सवाल किया जा रहा है कि फरसूदा निज़ाम को हटा कर ही हकीकी तब्दीली जो है वो लाई जा सकती है, तो फिर सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ ये फरसूदा निज़ाम को अपने सूबे से क्यों ख़त्म नहीं कर सकी। हकीकी जो तब्दीली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं ला सकी। और इस सवाल का जवाब भी तहरीक इंसाफ ने देना है, ना मैंने देना है ना आपने देना है। आपका और मेरा ये सवाल तो हो सकता है, लेकिन जवाब पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से देना बनता है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि 3 ताकतवर जजेस को कौन सा खुफिया टास्क जो है वो तफवीज़ किया गया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ
और इस इजलास में जो JCP के मुजवज़ा रूल थे, जो कि जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने ड्राफ्ट किए थे, उन रूल्स का जायज़ा लिया गया। अब उन रूल्स में एक नुक्ता ये भी था कि जो हाई कोर्ट में नए जजेस आते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं, उससे पहले वो कैंडिडेट होते हैं जुडिशल कमीशन की अप्रूवल से पहले। तो ये जो उम्मीदवार होते हैं हाई कोर्ट में जजेस लगने के, इनके इंटरव्यू होने चाहिए, और इंटरव्यू के लिए एक हाई पावर कमेटी होनी चाहिए। अब 7 रुकनी कमेटी जुडिशल कमीशन में तश्कील देने का फैसला किया गया, और इस मामले पे इख्तलाफ राय भी रहा कि जजेस के लिए इंटरव्यू की कमेटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन कसरत राय के साथ ये फैसला हुआ कि कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू की कमेटी होनी चाहिए। फिर इस बात पे डिबेट की गई कि कमेटी में किन किन शख्सियात को शामिल किया जाए, जुडिशल कमीशन के कौन से रुकन होने चाहिए। तो तय ये पाया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वफाकी आईनी अदालत है, और जिस हाई कोर्ट में तैनातियां होनी होंगी उम्मीदवारों की जज के तौर पे, इन तीनों अदालतों के जजेस जो हैं वो कमेटी में शामिल होंगे। और फिर इनके साथ एक रुकन हुकूमत का होगा जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा है, एक रुकन इंटरव्यू कमेटी का अपोजिशन से होगा जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा, यानी जुडिशल कमीशन में बैरिस्टर गौहर साहब और अली जफर साहब उसका हिस्सा हैं। इन दोनों में से एक जो है वो जजेस इंटरव्यू कमेटी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जो छठे रुकन हैं वो अटॉर्नी जनरल होंगे, और जो 7वें रुकन हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा जनाब एहसन भून साहब होंगे। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से ये एतराज़ उठाया गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल का जो नुमाइंदा है उसे जजेस इंटरव्यू कमेटी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कसरत राय के साथ ये फैसला भी हो गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होना चाहिए। लेकिन एक बात, जो नुक्ता कानूनी तौर पे ये तय कर लिया गया है कि जजेस इंटरव्यू करने वाली जो कमेटी है वो अपनी राय तो जुडिशल कमीशन को देगी, लेकिन इंटरव्यू करने वाली इस कमेटी की जो ओपिनियन होगी वो जुडिशल कमीशन पर बाइंडिंग नहीं होगी, और जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनाती का जो फैसला होगा वो कसरत राय के साथ किया जाएगा। तो अब 3 जज, जिसमें एक आईनी अदालत से, एक सुप्रीम कोर्ट से, और एक उस हाई कोर्ट का जहां पर तैनातियां की जा रही होंगी, तो ये 3 जजेस को बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है वो तफवीज़ की गई है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं बर्जन टॉक में जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है, और इन मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले, शुरुआत से पहले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो ईरानी डेलीगेशन था बाकर कालीबाफ की सरबराही में, और जो अमेरिकन डेलीगेशन था JD वेंस नायब सदर हैं अमेरिका के, इन दोनों डेलीगेशन के साथ, वफूद के साथ अलग अलग जो है वो मुलाकातें की गई। लेकिन इस मौका पर मुज़ाकरात का जो इनेकाद किया गया और कॉन्फ्रेंस हॉल में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया वो अहमियत का हामिल था। अब उस खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम सब यहाँ पे, क्योंकि कतर के वज़ीर आज़म भी इसमें शरीक थे और स्विट्ज़रलैंड के हुकाम भी मौजूद थे, दीगर आला शख्सियात भी मौजूद थीं, आसिम मुनीर साहब भी थे, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हम यहाँ पे आलमी अमन के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम सब मिलकर दुनिया में अमन जो है वो कायम कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ये अल्फाज गूंज रहे थे तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही जो मसाइल हैं उनका आगे बढ़ के हल जो है वो तलाश किया जा सकता है, और मुज़ाकरात ही मसाइल को हल करने और आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अब जब ये बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, अपनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुकम्मल होती है, तो उस जगह पे जैसा कि आपने भी वीडियो में देखा होगा कि JD वेंस साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के राइट हैंड पे हैं, उनके लेफ़्ट हैंड पे कतरी वज़ीर आज़म हैं, और आगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, और फिर मोहसिन नकवी साहब वो भी इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थे। तो जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस का जो खिताब था वो, उनकी गुफ्तगू बड़ी अहमियत की हामिल भी थी, और दुनिया की तवज्जो भी JD वेंस की उस गुफ्तगू ने हासिल की। अब अपनी उस गुफ्तगू में जो आज हमने दोपहर में बात की
عمران ریاض خان گیلے تیتر کی کہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ امریکہ کی خوشامد کرتی ہے۔ اب پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ امریکن نائب پریزیڈنٹ پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کو نہ صرف سراہ رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان مذاکرات کو یقینی بنانے میں پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کا کردار کیا تھا۔ جے ڈی وینس نے جہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صلاحیتوں کی تعریف کی، وہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ آج ہم اس جگہ پر جو کھڑے ہیں اب یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اور اگر عاصم منیر نہ ہوتے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حکمت عملی نہ ہوتی تو آج ہم یہاں پہ کھڑے نہیں ہوتے، اور ان مذاکرات کو یقینی بنانے کے لیے یا جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے جو کردار فیلڈ مارشل نے ادا کیا اس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یعنی امریکہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا مشکور، پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اب آپ ماضی میں چلے جائیں، یہ وہی امریکہ ہے جب عمران خان صاحب نے صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ کا دورہ کیا تھا تو صدر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی ایک بات کی تھی، جس پر عمران خان صاحب جب امریکہ سے واپس آئے تھے تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ ٹرمپ نے صرف بات کی تھی مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کی، بھارت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور اس معاملے پہ کوئی بڑا قدم صدر ٹرمپ نہیں اٹھا پائے تھے۔ لیکن جب ایران امریکہ جنگ کا آغاز ہوا تو پاکستان نے عملی طور پہ وہ کر دکھایا جو دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکا۔ اب جے ڈی وینس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف اور جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کا کردار اس تنازع کو حل کرنے کے لیے قابل تحسین اور لائق تحسین تھا۔ وزیر اعظم کو، فیلڈ مارشل کو انہوں نے عظیم شخصیت قرار دیا، فیلڈ مارشل کو عظیم سپہ سالار قرار دیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ جے ڈی وینس کے ان الفاظ کو یاد کریں اگر آپ نے سنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اسلام آباد پہنچا تھا مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کے لیے، اسلام آباد میں میرا جو استقبال ہوا تھا، اس کے بعد میں نے مختلف جگہوں پر یہ ازرائے مذاق کہا کہ میری زندگی میں دو اہم شخصیات ہیں، ایک شخصیت کا تعلق بھارت سے ہے، دوسری شخصیت کا تعلق جو ہے پاکستان سے ہے۔ اور پھر انہوں نے کلیئرٹی دی، اپنے سٹیٹمنٹ کو واضح کیا کہ بھارت سے جو شخصیت جس کا میں گرویدہ ہوں وہ میری اہلیہ ہیں، اور پاکستان سے جس شخصیت کا میں فین ہوں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ پچھلے 3 ماہ سے جتنا رابطہ، جتنی گفتگو، جتنی بات چیت میری فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہوئی ہے، کسی کے ساتھ اتنی گفتگو نہیں ہوئی، اور اگر ان کی حکمت عملی اور پلاننگ نہ ہوتی تو آج ہم یہاں پہ اکٹھے نہ ہوتے۔ ہم ایران کے ساتھ تعلقات کی ایک نئی شروعات، ایک نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، جو صدر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ اس بات کو، مذاکرات کو یقینی بنانے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششیں شامل ہیں، ان کی ملٹری ڈپلومیسی شامل ہے، آج پبلکلی امریکن نائب صدر اس بات کو ایکنالج کر رہا تھا، اس بات کو سراہ رہا تھا، اور پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کے ان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آئی لو یو پاکستان اور شکریہ پاکستان کے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی رسپیکٹ ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔